अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? फाइनल ईयर आवाज आ रही है? ओके फाइनली लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? लास्ट लेक्चर में किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। लास्ट में जो है, लास्ट लेक्चर में हमने इंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में पढ़ा था। इंडोट्रेकियल ट्यूब टॉपिक जो है वो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। स्टार्ट में हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि इंडोट्रेकियल ट्यूब होती क्या है, ठीक है, कहाँ से पास होती है, कहाँ पे प्लेस होती है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि उसके कौन कौन से स्टेप्स है, ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे जो है वो एंड करना है, ठीक है। फिर उसकी प्लेसमेंट जो है वो आपने वेरीफाई कैसे करना है, फिर उसको जो है वो सिक्योर कैसे करना है, रिकॉर्ड कैसे करना है, ये कुछ चीज़ें जो है ये हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब उसकी हम सक्शनिंग कर रहे हैं, स्पेशली इंडोट्रेकियल या ट्रेकियोस्टोमी की जब हम सक्शन करते हैं, ठीक है, आपने ट्रेकियोस्टोमी या जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो आप पास कर लिए, ठीक है। ट्रेकियोस्टोमी या एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो आपने पास कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो एक जो नॉर्मल मैकेनिज्म है सक्शन, जो नॉर्मल मैकेनिज्म है सिक्रेशंस को बाहर निकालने का, वो मैकेनिज्म जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने जो है वहाँ पे ट्यूब प्लेस कर लिया, ठीक है, तो आप जो है वो वहाँ पे अब अगर ट्यूब प्लेसमेंट है, ठीक है, अब वो ट्यूब जो है ये क्या है, ये एक, अच्छा मुझे ये बताओ कि ट्यूब जब अंदर प्रेजेंट होगा तब सिक्रेशन ज़्यादा पैदा होगी, या अगर ट्यूब नहीं होगा तो सिक्रेशन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी? स्टूडेंट्स, ट्यूब के होते हुए सिक्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होनी है या ट्यूब के बगैर?
नॉर्मल सिक्रीशन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है कि ट्यूब के साथ ज़्यादा प्रोड्यूस होती है? एनीवन? ट्यूब, अच्छा शाहरुख कह रहा है कि ट्यूब के साथ, मुबशरा कह रही है कि विदाउट ट्यूब। ठीक है, ठीक है। और इनके अलावा कोई और? शाहरुख आप अपना पॉइंट एक्सप्लेन करो कि ट्यूब के साथ क्यों होगी, और मुबशरा आप अपना पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करो कि ट्यूब विदाउट ट्यूब क्यों। ठीक है, एमन ट्यूब के साथ क्यों? जिल्ली हुमा ट्यूब के साथ ज़्यादा हो गया आई थिंक, क्यों? फाइनल ईयर हो, पढ़ के आए हो 3 साल, बल्कि 3.5 साल। कोई तो आइडिया होगा आप लोगों के माइंड में, जो जिसके माइंड में आता है शेयर करो, जो जिसके माइंड में आ रहा है शेयर करो। जो लोग कह रहे हैं ट्यूब के साथ वो भी रीज़न दे दो, जो कह रहे हैं ट्यूब विदाउट ट्यूब वो भी रीज़न दे दो, क्या पता दोनों सही हो सकता है ना। ओके, सो मुबशरा कह रही है सर प्रोडक्शन का ट्यूब के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ठीक है, चले मुबशरा ने अपना पॉइंट जो एक्सप्लेन किया। शाहरुख रिफ्लेक्स की वजह से सिक्रीशंस ज़्यादा होती है। चलिए शाहरुख भी ठीक कह रहा है। ओके, सो सिक्रीशंस क्या है? सबसे पहली बात ये है कि सिक्रीशंस है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मुबशरा कह रही सिक्रीशन प्रोड्यूस तो होगी चाहे ट्यूब हो या ना हो। ठीक है, एमन कह रही है इसीलिए एक्टिवेटेड उनकी अपवे पुश करने एक्टिवेट होता है। ठीक है, स्पेशली वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि सिक्रीशंस असल में है क्या। सिक्रीशंस क्या है? सिक्रीशन इज अ फर्स्ट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, सिक्रीशंस क्या है? हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, इननेट डिफेंस मैकेनिज्म है। अब सिक्रीशन जो इननेट डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, सिक्रीशंस का काम क्या है? सिक्रीशंस का काम है जो फॉरेन बॉडी आती है ना उनको बाहर निकालना। ठीक है, वो छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, हम कफ क्यों करते हैं, हम स्नीज क्यों करते हैं? ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो नीचे चली जाती है, वहाँ पे इरिटेशन हो जाती है, और सिक्रीशंस के साथ वो जो है सिक्रीशन उसे पकड़ लेती है और उसे बाहर निकाल लेती है। ठीक है, अब जब ट्यूब आप प्लेस करते हो, ट्यूब क्या है? ट्यूब एक फॉरेन बॉडी है। ठीक है, वहाँ पे जो है वो आपका ट्रेकिया जो है वो इस चीज़ को सिग्नल कर देता है। ठीक है, वो इस चीज़ को सिग्नल कर लेता है कि अब कोई फॉरेन बॉडी जो है वो बॉडी में आ गई है। अब कोई फॉरेन बॉडी जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आ गई है। ठीक है, वहाँ पे सिक्रीशन को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो लिंक है। लिंक क्या है? क्योंकि वो फॉरेन बॉडी है, ऐसे डायरेक्ट लिंक नहीं है। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट लिंक क्या है? इनडायरेक्ट लिंक ये है कि वो क्या है? वो फॉरेन बॉडी है। ठीक है, वो आपकी बॉडी का हिस्सा तो नहीं है ना ट्यूब, वो एक फॉरेन बॉडी है। जैसे आप उसे प्लेस कर लेते हो, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करके हमारी जो सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स, वो क्या करते हैं? वो सिक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं कि इस फॉरेन बॉडी को जो है वो निकाल सके। अब उस फॉरेन बॉडी को तो वो निकाल नहीं सकते। ठीक है, इतना पावर उनमें नहीं है कि वो निकाल सके। ठीक है, तो वहाँ पे सिक्रीशन जो है वो अकमुलेट होना शुरू हो जाती है। जब सिक्रीशंस अकमुलेट होना शुरू हो जाती है तो वो सिक्रीशन जो है वो क्या करती है? वो सिक्रीशन जो है वो ब्लॉक कर देती है एयरवे को। ठीक है, जब एयरवे ब्लॉक हो जाती है, या जो ट्यूब आपने पास किया, ट्यूब के अंदर अगर वो अकमुलेट हो गई तो ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट का सैचुरेशन लेवल जो है वो, अच्छा पेशेंट जो है वो सही तरह जो है उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जब उसे सही तरह ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसका सैचुरेशन लेवल जो है वो डाउन आएगा। जब उसका सैचुरेशन लेवल डाउन आएगा तो फायदा ही नहीं है कि आपने ट्यूब जो पास किया है। ठीक है, तो समझ आ गई इस चीज़ की। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? उन सिक्रीशंस को रिमूव करने के लिए फिर हम सक्शनिंग करते हैं। अगर ईटीडी आपने पास की तो आपने एंडोट्रेकियल सक्शनिंग करनी है, अगर आपने जो है वो ट्रेकियोस्टोमी की है तो आपने ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग करनी है। क्लियर है? अब पता चल गया क्या लिंक है दोनों के दरमियान? फाइनली क्लियर है अब? ओके, ठीक है, सो फिर आपने क्या करना है? सक्शनिंग करनी है। अब सक्शनिंग की जो है वो कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स है, वो आपको फॉलो
करनी पड़नी है, ठीक है, वो आपने फॉलो करके जो है वो सक्शनिंग करनी है, ठीक है। सो आपके पास कौन कौन सी इक्विपमेंट्स होने चाहिए? सबसे पहले जो है वो आपके पास एक स्टेराइल सक्शन कैथेटर होना चाहिए, एक स्टर्ल कैथेटर होना चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मैंने आप लोगों को कल भी कहा था, ठीक है, मैंने आप लोगों को कल क्या कहा था कि हमारा जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है, जिसमें ट्रेकिया भी इंक्लूड है, ठीक है, ट्रेकिया से नीचे जो है वो सारा क्या है, वो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है। सो जो हमारा लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है ना, वो क्या है, वो स्टेराइल है, ठीक है। यह बात हमेशा याद रखना कि हमारा लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो स्टेराइल है, उसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, उसके अंदर जो है वो कोई नॉर्मल फ्लोरा नहीं है, नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। सो उसके अंदर डिजीज कब होती है, जब ऊपर से कोई ऑर्गेनिज्म जो वो नीचे चला जाता है, ठीक है, और वो उधर जो है वो सर्वाइव करके वहाँ पे इरिटेशन कॉज करके वहाँ पे कुछ कोई भी इन्फेक्शन कॉज कर लेता है, तो हमें डिजीज हो जाती है लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक की। सो आपने ये चीज हमेशा याद रखनी है। तो अब हमारा जो ट्रेकियोस्टमी है या जो हमारा ईटीटी है, ठीक है, वो कहाँ पे प्लेस्ड है? वो जी बिल्कुल, वहाँ कोई नॉर्मल फ्लोरा नहीं है, ठीक है। सो हमारा जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसके अंदर जो हमारी ईटीटी या हमारे ट्रेकियोस्टमी की पोजीशनिंग होती है, ठीक है, उनका एंड जो है वहाँ पे होता है। अब आपने सक्शन करना है, जो हमारा कैथेटर होता है ना, उससे थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, ठीक है, जो हमारा कैथेटर होता है ना, उससे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। कैथेटर मीन जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है या जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है, उसकी ओपनिंग से थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो वहाँ की सारी सीक्रेशंस को जो है वो हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ का आपने अब आपने ट्यूब जो डालना है, जो आपने सक्शन कैथेटर डालना है, इसका मतलब क्या है कि वो ट्रेकिया में जा रहा है, जो कि स्टेराइल जगह है, ठीक है। तो इसीलिए आपको स्टेराइल सक्शन कैथेटर जो है वो यूज करना है, ओके। इसीलिए आपको स्टेराइल सक्शन कैथेटर यूज करना है, ठीक है। और वो स्टेराइल सक्शन कैथेटर जो है वो स्पेसिफिक साइज का होना चाहिए, वो एप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए। चाहे आप एंडोट्रेकियल के लिए यूज कर रहे हो, चाहे आप ट्रेकोस्टोमी के लिए यूज कर रहे हो, उसमें डिफरेंट साइजेस आती है, ठीक है। जो साइज जो है वो आप समझते हो उस टाइम पे कि यह साइज जो इस ईटीटी या इस एंडोट्रेकियल या इस ट्रेकोस्टोमी के लिए जो है वो मौजूद है, आपने वही यूज करना है, ओके। The next one is sterile gloves. Sterile gloves होने चाहिए, ठीक है। Sterile normal saline for irrigation, ठीक है। अब ये किस चीज के इरिगेशन के लिए? ओनली व्हेन इंडिकेटेड, अगर इंडिकेटेड है तब आपने सलाइन यूज करना इरिगेशन के लिए, वैसे आपने अपने हिसाब से जो वो सलाइन यूज नहीं करना। मैंने उस दिन भी आप एक दो दिन पहले जो है वो लास्ट लेक्चर में कि सेकंड लास्ट लेक्चर में शायद आप लोगों को बताया था कि आपने अपनी तरफ से सलाइन यूज नहीं करना। क्यों? अगर आपने अपनी तरफ से सलाइन यूज किया, वो सलाइन नीचे चला गया, ठीक है, उस सलाइन जो है वो लंग्स में चला गया, उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है, और पेशेंट की कंडीशन और डिटोरिएट हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज स्टेराइल डिस्पोजल कंटेनर, ठीक है, आपके पास एक स्टेराइल डिस्पोजल कंटेनर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है इक्विपमेंट्स? आपके पास एक सक्शन कैथेटर होना चाहिए जो कि स्टर्ल होना चाहिए, जो एप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए, स्टेराइल ग्लव्स होने चाहिए, स्टर्ल में नॉर्मल सलाइन होना चाहिए अगर इंडिकेटेड है तो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टेराइल डिस्पोजल कंटेनर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आई थिंक, ओके। नेक्स्ट है टेक्निक क्या है, आपको प्रोसीजर क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर फॉर द प्रोसीजर, administer medication, assemble equipment, explain the procedure to the patient, adjust the bed to a comfortable working position, prepare suction pressure, wash hand, prepare and open equipment in supply, and don gloves. कुछ चीज़ें जो है वो आपने यहाँ पे सेट करनी है, ठीक है। आपने प्रोसीजर के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है? जो जो मेडिकेशन है वो लगाना, अपनी सारी इक्विपमेंट जो है वो अपने पास रखो, ठीक है, अपने एक्सेस में रखो सारी चीज़ें। इसके अलावा जो है वो पेशेंट को प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन करो। बेड जो है उसे कंफर्टेबल पोजीशन में ले आओ, ठीक है, बेड को कंफर्टेबल पोजीशन में ले आओ, एडजस्ट करो बेड को वर्किंग पोजीशन के अंदर। सक्शन प्रेशर जो है वो प्रिपेयर करो, ठीक है, हैंड वॉश करो, खुद को जो है सारी इक्विपमेंट जो है वो प्रिपेयर करके ओपन करके प्रिपेयर रखो, ठीक है, सप्लाईज जो है वो सारे ओपन करो, ठीक है, और ग्लव्स जो है वो पहन लो। आवाज़ नहीं आ रही?
आ रही है, ठीक है। सो बच्चों देख लो, जिस चीज़ को आवाज़ नहीं आ रही ना वो एक दफ़ा देख लो, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। जिन बच्चों को आवाज़ नहीं है उनके लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। किस किस को नहीं आ रही थी? शाहरुख, मुबशरा, रोलिका, सहरिश, मिशर, ठीक है। जिन बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही थी ना उनके लिए जो है वो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। शाहरुख, रोलिका, मुबशरा, मिशेल, सहरिश, आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को अब आवाज़ आ रही है? अभी भी नहीं आ रही। शाहरुख आ रही है आपको? क्लियर नहीं है, अच्छा अब क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, चलो गुड, ओके। सो टेक्निक हम पढ़ रहे थे, ठीक है, ओके ओके, आ रही है, ठीक है। सो टेक्निक हम पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। टेक्निक हम पढ़ रहे थे, ठीक है। आपने सबसे पहले जो है वो प्रोसीजर के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, खुद को भी प्रिपेयर करना है, पेशेंट को भी प्रिपेयर करना है, अपने इक्विपमेंट्स को भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेड जो आपके पास जो आपके प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वो लगानी है। उसके बाद आपने सारी इक्विपमेंट जो है वो असेंबल कर लो, सीक्वेंस से रख लो, ठीक है। पेशेंट को प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन करो, ठीक है, और बेड को कंफर्टेबल पोजीशन में ले आओ, ठीक है। सक्शन प्रेशर प्रिपेयर करो। अच्छा, सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए नॉर्मल जो हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं? एनी आइडिया? अगर किसी को आइडिया है तो बताओ, नहीं आइडिया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो सक्शन प्रेशर जो है वो हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम अपना हैंड वॉश करके सारे इक्विपमेंट जो है वो ओपन करके प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, और ग्लव्स जो है वो पहन लेते हैं, ठीक है। कितना प्रेशर होना चाहिए सक्शन के दौरान नॉर्मली जो हम हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं? किसी को आइडिया है? नहीं आइडिया तो कोई इशू नहीं है। अगर किसी को आइडिया है तो बताओ, सर्च करने या इस तरह चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। नहीं आइडिया तो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है किसी को आइडिया? स्टूडेंट्स फाइनल ईयर, क्या हो गया, सारे गायब हो गए हो? सक्शन का प्रेशर कितना होना चाहिए? किसी को आइडिया है? नहीं आइडिया, ओके। सो सक्शन प्रेशर जो हम हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं 80 to 100 mmHg, ठीक है। नॉर्मली जो प्रेशर यूज़ होता है वो 80 to 120 mmHg का यूज़ होता है, ठीक है। 80 to 120 mmHg का प्रेशर जो है वो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 100% ऑक्सीजन के साथ जो है वो पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करना है, ठीक है। 100% ऑक्सीजन के साथ आपने पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करना है अगर वेंटिलेटर के ऊपर है पेशेंट तो, ठीक है। प्री ऑक्सीजनेट मस्ट लास्ट एटलीस्ट 2 मिनट्स, ठीक है। जो आप पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट कर रहे हो, ठीक है, 2 मिनट के लिए आपने पेशेंट को 100% FiO2 के साथ जो है वो प्री ऑक्सीजनेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रीवियस रिकॉर्डिंग से प्रीवियस जो आपकी ऑक्सीजन सेटिंग्स है उसके ऊपर जो दोबारा आना है, ठीक है। और आपने क्या करना है सक्शन के बाद, और आपने क्या करना है जब सक्शन कंप्लीट हो जाए तो आपने उसके बाद जो है वो दोबारा आना है, ठीक है, ताकि जो है वो पीप जो है वो जो है वो पीप लॉस ना हो जाए और पेशेंट जो है वो डिसैच ना कर जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्विकली बट जेंटली, ठीक है, आपने क्विकली लेकिन आराम से मतलब जेंटली सही तरीके से जो है वो आपने क्या करना है, कैथेटर इंसर्ट करना है, ठीक है, जहाँ तक जो है वो पॉसिबल है, जहाँ तक आगे जा सकता है, ठीक है, आर्टिफिशियल एयरवे में। सक्शन अप्लाई नहीं करना, ये मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि इंसर्शन के दौरान सक्शन अप्लाई नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने आराम से जो है वो इंसर्ट करना है, ठीक है, सक्शन आपने अप्लाई नहीं करना, ठीक है। ट्रैकोस्टोमी पेशेंट्स के लिए जो है वो क्या है, फॉर ट्रैकोस्टोमी पेशेंट लिमिट द डिस्टेंस टू जस्ट बियॉन्ड द एंड ऑफ द ट्रैकोस्टोमी डिवाइस। ट्रैकोस्टोमी पेशेंट जो है वो आपको नजर आ रहा होता है कि ये ट्रैकोस्टोमी है, यहाँ पे जो है ये स्टार्ट हुई है, यहाँ पे एंड हुई है, इतनी सी होती है, ज्यादा नहीं होती। सो ट्रैकोस्टोमी पेशेंट के लिए आपने ख्याल रखना है कि ज्यादा डीप नहीं जाना, ठीक है। आपने ख्याल रखना है कि बस जस्ट बियॉन्ड द एंड ऑफ ट्रैकोस्टोमी डिवाइस जाओ और बाकी फिर आपने बाहर निकालना।
वो आपने करना क्या है, विदड्रॉ द कैथेटर 1 to 2 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर जो है वो आपने विदड्रॉ करना है, ठीक है। और सक्शन जो है वो टाइम टू टाइम इस तरह रोटेट करके बाहर निकालना है। देखो कैथेटर डाल दिया, ठीक है। अब आपने अप्लाई नहीं करना इस टाइम पे, निकालते हुए थंब के ऊपर जो है वो इस तरह प्रेस करके तो उसका सेक्शन जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कुछ में अच्छा हुमा कह रही है कि निकलते हुए थंब प्रेस करना है, ठीक है। अच्छा कुछ कैथेटर्स ऐसे आते हैं जिसमें वो थंब का वो जगह ही नहीं होती, ठीक है, जो थंब के लिए यूज होता है, ठीक है, जहाँ से हम प्रेशर जो है वो अप्लाई करते हैं। कुछ कैथेटर्स ऐसे आते हैं, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको फिर हम सक्शन मशीन जो है वो अपने पास रख के उसको जो है वो ऑन ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। उसी टाइम आपने क्या करना है, आपने जो है वो इंसर्ट किया, ठीक है, फिर निकालते वक्त रोटेटरी जो है वो आपने निकालने, रोटेशन में आपने सक्शन के अंदर बाहर निकालना है, ठीक है। और उसी टाइम आपने सक्शन जो है वो अप्लाई करना है। सो आपने सक्शन का जो प्रेशर है यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। अब आपने जो सक्शन प्रेशर है वो 80 to 120 mmHg जो है वो रखना है, ठीक है। ईच सक्शनिंग अटेम्प्ट शुड नॉट एक्सीड 10 to 15 सेकेंड्स। कि मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि आपका एक अटेम्प्ट जो है, जिस एक अटेम्प्ट में आप सक्शन करते हो वो 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ईटीटी के लिए, 3 से 5 सेकंड के लिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए ट्रैकियोस्टोमी के लिए, ठीक है। आप मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो, आप मल्टीपल टाइम आप मल्टीपल टाइम्स जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सिंगल अटेम्प्ट में आप ईटीटी में 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा सकते, आप ट्रैकियोस्टोमी में 3 से 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा सकते। मिशन अपनी जगह चेंज कर लो, कहीं और बैठ जाओ, आई थिंक आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, ठीक है। सो अगर आप प्रोलॉन्ग सक्शनिंग करते हो तो प्रोलॉन्ग सक्शनिंग जो है उसकी वजह से सिवियर हाइपोक्सीमिया हो सकता है, हाई हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है। और कार्डियक अरेस्ट वो पेशेंट को हो सकता है। सक्शनिंग के दौरान जो है वो आपने पेशेंट का हार्ट रेट, पेशेंट का रिदम, पेशेंट का पल्स, सारा कुछ जो है वो चेक करना है सक्शनिंग के दौरान, सक्शनिंग के बाद, ठीक है। फिर आपने जब पेशेंट का जो प्रोसीजर है, ठीक है, जब आपने प्रोसीजर डिसकंटिन्यू किया, ठीक है, पेशेंट जो है उसको तब भी, अगर देखो हमने बाद में क्यों देखना है, क्योंकि जब आप पेशेंट का जब आप प्रोसीजर डिसकंटिन्यू कर लेते हैं ना, तो उसके बाद में पेशेंट के अंदर कुछ साइन सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। डिसरिथमियाज, ब्रेडिकार्डिया या सैचुरेशन लेवल, ये सारी चीज़ें जो है नीचे आती है, ठीक है। तो आपने थोड़ी देर के लिए जो वो पेशेंट को ऑक्सीजनेट करके उनको देखना है, ठीक है। इक्विपमेंट रिमूव करो, ओरल हाइजीन दो, ठीक है। सक्शन ट्यूबिंग जो है वो सलाइन के साथ जो है वो साफ करो, ठीक है। सक्शन को जो है वो सिक्रीशन को फ्लश आउट कर लो सक्शन कंटेनर में, ठीक है। कंप्लीट करो प्रोसीजर को, अपने हाथ दो और चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट करो। जिन बच्चों की आवाज़ कट रही है वो मुझे बताएं कहाँ से समझ नहीं आई, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हमजा मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, कोई इशू नहीं है। कुछ बच्चों को क्लियर है, जिन बच्चों को इशू है ना वो मुझे बताया था कि मैं उनके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। सबको साथ लेके चलना है। जिन बच्चों का इशू है, जेन्युइन जिन बच्चों का इशू है वो बच्चे बताया था कि मैं उनके लिए दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, जहाँ से समझ नहीं है वहाँ से मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लोगों को चीज़ें बस समझ आनी चाहिए। नहीं शाहरुख, मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 10 to 15 सेकेंड्स जो है ना ये ईटीटी के लिए, 10 to 15 सेकेंड्स जो है ये ईटीटी के लिए, 3 to 5 जो है वो ट्रेकियोस्टोमी के लिए, ठीक है। 10 to 15 सेकेंड्स ईटीटी के लिए और 3 to 5 सेकेंड्स ट्रेकियोस्टोमी के लिए, ओके। समझ आ गई या दोबारा दोबारा जो है वो रिपीट कर लूँ, मुझे सिर्फ ये बताओ।
सक्शनिंग की समझ आ गई या दोबारा रिपीट कर लूं? चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। जिनको इशू है या जिनको समझ नहीं आई वो मुझे बताएं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ जहाँ से नहीं है। आ गई समझ? ओके, वेरी गुड। एक दफ़ा दोबारा सुन लो, ठीक है? मैं रिव्यू करता हूँ, ठीक है? हम सक्शनिंग पढ़ रहे थे, ठीक है? सक्शनिंग हम क्यों पढ़ रहे थे? मैंने आप लोगों को जैसे कहा कि जैसे हम एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो पास करते हैं, ठीक है? तो सिक्रीशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाती है। क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि सिक्रीशन जो है वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है? सिक्रीशन सिक्रीशन जो है ये डिटेक्ट कर लेता है, हमारी बॉडी डिटेक्ट कर लेता है किसी फॉरेन बॉडी को, ठीक है? वो जो हम ट्यूब पास करते हैं वो कहते हैं कि ये कोई बाहर से आया हुआ चीज़ है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, एक फॉरेन बॉडी है, ठीक है? तो वहाँ से वो जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए सिक्रीशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेती है, ठीक है? वो सिक्रीशन जो है वो इस ट्यूब के अंदर आके ट्यूब को क्लॉग या ट्यूब को ब्लॉक कर देती है, ठीक है? अब उसे निकालना है हमें, तो हमने सक्शनिंग करनी है। उसके लिए आपके पास जो है एक सेक्शन कैथेटर होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, सलाइन की अगर ज़रूरत है तो सलाइन होनी चाहिए और एक कंटेनर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी स्टर्ल होनी चाहिए, ठीक है? टेक्निक क्या है? सबसे पहले आपने प्रोसीजर को प्रिपेयर करना है। प्रोसीजर के लिए आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है? मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है? सुन लो आप दोबारा। प्रोसीजर के लिए आपने सबसे पहले प्रिपेयर करना है, ठीक है? आपने सक्शन कैथेटर जो है वो अच्छा आपने सारी इक्विपमेंट्स रखनी है, सक्शन का जो प्रेशर है वो सेट करना है, पेशेंट को प्रिपेयर करना है, ठीक है? उसे एक्सप्लेन करना है, हैंड वॉश करना है, ठीक है? और ग्लव्स जो है वो पहनने हैं। उसके बाद आपने पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करना है। 2 मिनट्स के लिए आपने पेशेंट का जो ऑक्सीजन है अगर वेंटिलेटर पे तो 100% कर देना है, ठीक है? पेशेंट को आपने हाइपर ऑक्सीजनेट किया, ठीक है? फिर जब आप ये प्रोसीजर खत्म हो जाएगा फिर आपने दोबारा प्रीवियस सेटिंग की तरफ जो है वो आना है। आपने क्विकली जो है वो इंसर्ट करना है कैथेटर को, ठीक है? क्विकली बट जेंटली, ठीक है? क्विकली बट जेंटली। जेंटली का मतलब क्या है कि तरीके से आपने इंसर्ट करना है, ठीक है? जल्दी इंसर्ट करना है लेकिन तरीके से, ऐसा ना हो कि आप जो है वो जल्दी-जल्दी में जो आप उसे इंजर्ट कर लो, ठीक है? क्विकली इंसर्ट करना है बट जेंटली इंसर्ट करना है, ठीक है? आपने कैथेटर जितने जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो है वो कैथेटर जो है वो प्लेस कर देना है। 1-2 सेंटीमीटर जो है वो फिर वापस कर देना है, ठीक है? और वापस ही के वक़्त जब आप कैथेटर को विथड्रॉ आउट करते हो, रोटेटरी मूवमेंट में आउट करना है और उस टाइम पे जो आपने प्रेशर जो है वो अप्लाई करना है। 10 टू 15 सेकंड्स के लिए जो है वो आप एक अटेम्प्ट में ईडीटी के लिए कर सकते हो, ठीक है? और ट्रैकियोस्टोमी के लिए 3 टू 5 सेकंड्स, ठीक है? मैं बार-बार बता रहा हूँ आप लोगों को, आप मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो लेकिन आपका सिंगल अटेम्प्ट जो है वो 10 से 15 या 3 से 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका सक्शन प्रेशर 80 टू 120 के दरमियान में होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा देर के लिए सक्शनिंग करते हो तो इसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, हाइपोक्सीमिया हो सकता है, हेमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है? और कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट जा सकता है। साथ-साथ आपने पेशेंट का हार्ट रेट, पेशेंट का हीमोडायनामिकली आपने पेशेंट को साथ-साथ जो है वो मॉनिटर करना है, ठीक है? जैसे कंप्लीट हो जाए सारे इक्विपमेंट्स रिमूव करो, ओरल हाइजीन दो पेशेंट को, ठीक है? सलाइन से जो है वो आपने अपनी ट्यूबिंग जो है वो सारी फ्लश कर लो, ठीक है? ताकि सारी सिक्रीशन जो है वो सक्शन कंटेनर के अंदर चले जाए, ठीक है? प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, आपने हैंड जो है वो वॉश करके डॉक्यूमेंट कर। अब समझ आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके ओके, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ठीक है? नेजोट्रेकियल में असल में होता क्या है? नेजोट्रेकियल में सेम प्रोसीजर्स है, सब कुछ सेम है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चेंज है, ठीक है? वहाँ पे क्या था? वहाँ पे एंडोट्रेकियल था, ठीक है? यहाँ पे जो है वो एंड की जगह जो है वो क्या है? वो नेज़ोट्रेकियल करना है, ठीक है? हमने नोज़ के थ्रू जो है वो पास करना है। एंडो का मतलब क्या था? एंडो का मतलब था कि हमने क्या करना है? हमने जो है वो ओरल कैविटी के थ्रू जो है वो पास करना है, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ दोनों में ये फ़र्क है, ठीक है? बाकी चीज़ें सारी सेम है। ओके। अब आपने ट्रैकियोस्टोमी पास तो की है, कॉम्प्लिकेशंस कौन-कौन से होनी चाहिए? हर चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी काम हम करते हैं ना, उसके फ़ायदे जो
फ़ायदे के साथ-साथ जो है ना कुछ ना कुछ नुकसानात ज़रूर होते हैं। लेकिन हम उस टाइम पे फ़ायदे को देख के हम अपने काम को देख रहे होते हैं, ठीक है, कि हमारा फ़ोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, ठीक है? तो हर चीज़ के फ़ायदा और नुकसानात एक दोनों चीज़ें होती हैं। एक साइड पे जो अगर फ़ायदे हैं, तो दूसरी साइड पे वो कुछ आपको नुकसानात भी दे सकती हैं। इसी तरह ट्रैकेओस्टोमी की कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है, ठीक है? जहाँ पे आपने ट्रैकेओस्टोमी पास की है, वहाँ पे उस साइट के ऊपर जो है वो हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा उसके अंदर एयर जा सकता है, ठीक है? और एयर जो है वो एम्बोलाई बन सकता है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है आपने कट लगाया है तो उसके अंदर जो है वो कोई वेन अगर वो कोई चीज़ जो है वो उसके अंदर एयर जा सकता है। इसके अलावा जो है वो पेशेंट स्प्रेड कर सकता है, ठीक है? निमोनिया हो सकता है उससे। ट्रेकिया जो है वो ब्लॉक हो सकता है, ट्रेकियल स्टेनोसिस हो सकता है, ठीक है? क्योंकि आपने उसके अंदर जो है वो एक स्टोमा बना के आपने एक ट्यूब जो है वो प्लेस किया है, ठीक है? वहाँ की जो लोकल इम्यूनिटी है, लोकल इम्यूनिटी ने क्या करना है, लोकल इम्यूनिटी ने इस फॉरेन बॉडी के खिलाफ जो है वो एक्ट करना है। जब वो इस फॉरेन बॉडी के खिलाफ एक्ट करेंगे, ठीक है, मुख्तलिफ मैक्रोफेजेस आके जो है वहाँ पे एक्युमुलेट होंगे, मुख्तलिफ जो है वो सेल्स आके वहाँ पे एक्युमुलेट होंगे, ठीक है, लिम्फोसाइट्स आएँगे, ल्यूकोसाइट्स आएँगे, ठीक है, तो इन सारे साइट्स पे इन जो इंसर्शन साइट पे जो है वो काफ़ी सारी जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो काफ़ी सारा एक्शन करेगा, अटैक करेगा, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो ट्रैकियल स्टेनोसिस हो सकता है। उसके अलावा जो है इल्यूमिनेट आर्टरी की अंदर जो है वो इरोजन हो सकते हैं, इरोजन इनटू द इल्यूमिनेट आर्टरी विद, ठीक है। अब जब हम इंसिनुएशन करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे वहाँ पे इरोशंस वहाँ पे कट लग सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे जिस वक़्त जो है वो हम ये ईटीटी जो है या ये ट्रैकियोस्टोमी जो है ये प्लेस करते हैं उस टाइम पे वहाँ पे क्या हो सकता है, इरोशंस कट आ सकती है। इसके अलावा लरिंजियल नर्व जो है वो डैमेज हो सकता है, निमोथोरिक्स हो सकता है, मीडियास्टिनल एम्फीसीमा हो सकता है, स्वाल्विंग डिस्फंक्शंस हो सकती है, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला आ सकता है, इन्फेक्शंस हो सकती है, ठीक है, एक्सीडेंटल अगर एक्सीडेंटली ये चीज़ बाहर निकल गया तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और हम चीज़ जो है वो कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, ट्रेकिया के अंदर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो लेरिंग्स के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपका वॉइस जो है वो वीक हो सकता है, हॉर्सनेस हो सकता है, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो इसके साथ जो है वो आ सकती है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन? अच्छा, इल्यूमिनेट आर्टरी कौन-सी है? इल्यूमिनेट आर्टरी जो है वो क्या है? वो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है, ठीक है? जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ना, वहाँ से एक ब्रांच निकलता है, ठीक है? जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ना, वहाँ से एक ब्रांच निकलता है ब्रैकियोसेफेलिक का। वही ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी कौन-सी है? वही ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी को हम इल्यूमिनेट आर्टरी कहते हैं, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? ओके। ट्रैकियोएसोफेजियल ठीक है, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला। सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फिस्टुला क्या है, ठीक है? फिस्टुला क्या है? फिस्टुला इज़ द एब्नॉर्मल लिंकेज बिटवीन 2 ऑर्गन्स या 2 ट्यूबिंग्स, ठीक है? बॉडी के अंदर किसी भी 2 ट्यूबिंग के दरमियान, किसी भी 2 ऑर्गन्स के दरमियान एब्नॉर्मल लिंकेज जब बनता है ना, उसे फिस्टुला कहते हैं। अब ट्रेकिया और इसोफेगस दोनों इस तरह पड़ी है, ट्रेकिया आगे, इसोफेगस उसके पीछे है, ठीक है? तो हम जो है हम ट्रेकिया को ऊपर से जो है वो स्टोमा बना के उसके अंदर हमने क्या किया, हमने ट्रेकियोस्टोमी प्लेस की, ठीक है। अगर दोनों के दरमियान जो है वो दोनों एक दूसरे के पास है, दोनों के दरमियान एबनॉर्मल ओपनिंग बन सकती है, ठीक है। तो अगर दोनों के दरमियान एबनॉर्मल ओपनिंग बन गई ट्रेकिया और एसोफेगस के दरमियान, तो ये क्या है, ये ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला है, ठीक है। सिर्फ ओपनिंग नहीं, एबनॉर्मल ओपनिंग, ठीक है। फिस्टुला इज एबनॉर्मल लिंकेज या एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन टू ऑर्गन्स या टू ट्यूबिंग्स, ठीक है। और कोई क्वेश्चन?
क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी बच्चे को समझ ना आ रही हो, ठीक है, तो ओपनली आप लोग कह सकते हो, ठीक है। किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप ओपनली बोल सकते हो, किसी भी टाइम बोल सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आज जितने भी बच्चे ऑनलाइन है सबको समझ आ गई? क्लियर है? अब आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ, साइकोलॉजी की तैयारी कैसी जा रही है, प्रीवियस तैयारी कैसी जा रही है, ये बताओ। ठीक है, आप लोग एक दफ़ा देख लो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो ड्रॉप कर लो, ठीक है, तब तक आप लोग अटेंडेंस वगैरह जो है वो मार्क कर लेते हो, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग यहाँ पे ड्रॉप कर लो। ओके, हुमा क्वेश्चन पूछ रहे सर, एक्सीडेंटल डिकैनुलेशन विद लॉस ऑफ एयरवे एक बार बता दें। ओके, एक्सीडेंटल डिकैनुलेशन का मतलब क्या है? कैन्युलेशन का क्या मतलब है? किसी भी ट्यूबिंग को, किसी भी कैथेटर को अंदर डालना, किसी भी कैथेटर को, किसी भी ट्यूबिंग को प्लेस करने को हम कैन्युलेशन कहते हैं, ठीक है। जो हम कहते हैं ना कि कैन्युला पास कर दो, ठीक है, वो क्या है, वो असल में कैन्युलेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सीडेंटली अगर डी कैन्युलेशन हो गया, एक्सीडेंटली अगर ये ट्यूबिंग बाहर निकल आई, ठीक है, एक्सीडेंटली अगर ट्रैकियोस्टोमी जो है वो बाहर निकल आई, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, एक्सीडेंटली ये जो कैन्युला है, ठीक है, एक्सीडेंटली ये जो हमने ट्यूबिंग प्लेस की है ये बाहर निकल सकता है विद लॉस ऑफ एयरवे। अगर ये बाहर निकल गया तो आपने एयरवे मेंटेन किया था ना इसके जरिए, तो एयरवे जो है वो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप ट्रेकियोस्टमी या ट्रेकियल इंडोट्रेकियल के जरिए जो है वो आपने एयरवे जो है वो मेंटेन किया था, ठीक है। तो एक्सीडेंटली अगर ये बाहर निकल गया तो आपका जो एयरवे, जो आपका मेंटेन एयरवे, जो आपने एक आर्टिफिशियल एयरवे जो है वो प्लेस की है वो लॉस हो जाएगा। समझ आ गई?
ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लेक्चर यहाँ पे एंड कर लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एयरवेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है, कि एयरवे के कहाँ वहाँ पे कौन कौन सी एयरवे जो है वो हम किस तरह पास करते हैं, उसके प्रोटोकॉल्स क्या है, ताकि ये चीज़ जो है आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। उससे आप लोगों को कुछ ज़्यादा अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है, कि कौन कौन से एयरवेज हम यूज़ करते हैं, उनके क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें तो हमने यहाँ पे पढ़ भी ली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें जो पता चले, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं, ठीक है। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।